हेलो एवरीवन। आज हम इस ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज कोर्स का चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप पर सी लैंग्वेज कोर्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है। इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा तो इसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 से एक फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर ये हमारे नोट्स हम जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम अपने इस फोल्डर के अंदर अपने VS कोड को ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद कोड। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। इस फोल्डर के अंदर हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1.pdf, चैप्टर 1.docs, ये दोनों हमारे नोट्स हैं, एक PDF फॉर्मेट में, एक डॉक्स फॉर्मेट में, और ये यहाँ पे शो कर रहा है। जो भी हम फाइल बनाते हैं वो यहाँ पे शो करती है। अब हम अपने VS कोड को ओपन कर चुके हैं। अगर आपके में राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। देन ये पूरा का पूरा कट करके यहाँ टाइप करें CMD, एंटर, एंड देन राइट कोड। तो भी आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। तो अब हमने VS कोड को ओपन कर लिया है। अब हम अपने नोट्स को स्टडी करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स। तो ये क्या होते हैं? सो लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। हमारा एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जो एक वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल ए अब एक कंटेनर बन गया है जो हमारे लिए 3 नाम की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ऐसे ही बी एक हमारा कंटेनर है जो हमारी एक वैल्यू है 4.7, उसको स्टोर कर रहा है। अब ना वेरिएबल इज अ एंटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। अब वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, इसके अंदर इसने अपनी अंदर 3 वैल्यू स्टोर करके रखी है। अब हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि ए के अंदर 4 स्टोर करना चाहें, 4 स्टोर करना है, तो फिर इसके अंदर हम 4 भी स्टोर कर सकते हैं। 3 को हम हटा देंगे और 4 को स्टोर कर देंगे। अब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी, कि रूल्स मतलब कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए, ऐसे नहीं हम कुछ भी नाम रख दें। तो हम देखते हैं कि रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल कि जो हमारे वेरिएबल का नाम है वो किसी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही शुरू हो। अंडरस्कोर ये वाला साइन होता है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो हमारे फर्स्ट करैक्टर या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। दूसरा, कोई भी कोमा या ब्लैंक हमारे वेरिएबल्स के अंदर अलाउड नहीं है। कोई भी स्पेशल सिंबल भी हमारे अदर देन अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हमारे वेरिएबल्स के अंदर अलाउड नहीं है। नंबर्स वेरिएबल्स के अंदर अलाउड होते हैं पर उससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो वेरिएबल्स का नाम है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जाके मैं एक फाइल बनाऊँ 01, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल बना सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे 01 देन फर्स्ट डॉट सी। तो अब इसके अंदर आपको लिखकर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अर्चित। तो मान लो मैंने अर्चित नाम से एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर ना कोई स्पेशल करैक्टर है, ना कोई स्पेस है, ना कोई ब्लैंक है।
तो ये तो ठीक है। और इसके अंदर मान लो मैंने एक नंबर भी लिख दिया ऐसे, तो ये भी पूरी तरह वैलिड है और ये एक अल्फ़ाबेट से शुरू है। अब इसे हम अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, ये भी पूरी तरह वैलिड है। अब ये तो हो गया एक वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल मान लो ये हो गया अर्चित 9। अब ये दोनों लग तो सेम रहे हैं, दोनों दोनों अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो पर ये दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी की बात आ गई कि अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब अपर केस और लोअर केस लेटर्स अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक नोट है और ये कन्वेंशन है कि वेरिएबल्स के नाम हमें अपने प्रोग्राम बनाते समय मीनिंगफुल रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी नंबर को स्टोर करा रहे हैं एक वेरिएबल में, तो उसका नाम हम लिख सकते हैं नंबर या नम। अगर हम किसी और नेम को स्टोर करा रहे हैं तो लिख सकते हैं नेम। ऐसे कुछ भी हम स्टोर करा रहे हैं तो उसके लिए कुछ लॉजिकल और मीनिंगफुल वेरिएबल नेम देना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इन्हेंस होती है और प्रोग्राम को समझना आसान होता है हमारे लिए भी, और कोई और पर्सन, कोई और प्रोग्रामर हमारे अगर कोड को पढ़ रहा है तो उसके लिए भी। अब आते हैं हम कॉन्स्टेंट्स पर। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? तो कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अ वेरिएबल इज अ एंटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है पर जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हमारे पास सी लैंग्वेज में दो टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कांस्टेंट, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट्स। प्राइमरी कांस्टेंट्स इस वीडियो में तो हम बस प्राइमरी कांस्टेंट्स की ही बात करेंगे, सेकेंडरी कांस्टेंट्स की बात हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू टाइप के कांस्टेंट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स, करेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पर एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं प्राइमरी कांस्टेंट कौन से होते हैं। तो प्राइमरीली कांस्टेंट्स थ्री टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और करेक्टर कांस्टेंट। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट कुछ नहीं, इंटीजर्स होते हैं। हमारा -1 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, जो भी इंटीजर्स हैं, 0 भी, वो सब के सब हमारे इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। अब रियल कांस्टेंट, जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, डेसिमल वाले नंबर हैं, वो सब के सब हैं हमारे रियल कांस्टेंट। डेसिमल पॉइंट नंबर, इसे हम फ्लोट भी कहते हैं और डबल भी कहते हैं। अब आते हैं हम करेक्टर कांस्टेंट्स पे। करेक्टर कांस्टेंट होते हैं जो हमारे सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट याद रखना, सिंगल कोट के अंदर एक करेक्टर है, वो होते हैं हमारे करेक्टर कांस्टेंट। जैसे ये यहाँ पे भी सिंगल कोट आना था, सिंगल कोट के अंदर जो भी हम लिखेंगे, नंबर भी लिखेंगे, वो भी एक करेक्टर की तरह ही ट्रीट होगा। तो ये आप याद रखना, सिंगल कोट के अंदर हम जो भी लिखेंगे, कोई भी स्पेशल करेक्टर, कुछ भी, एक करेक्टर ओनली, तो वो करेक्टर कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। अब हम आते हैं कीवर्ड्स पे। हमने अब तक समझ लिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स कुछ स्पेशल नेम है, कुछ स्पेशल नेम है, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को नोन है। कंपाइलर, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में VS कोड को इंस्टॉल करते हुए GCC कंपाइलर इंस्टॉल किया था जो हमारे C प्रोग्राम को रन करेगा, तो उसको कीवर्ड्स के नाम पहले से ही नोन होते हैं, उसके मीनिंग कुछ स्पेशल मीनिंग जो स्पेशल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। तो हमारी C लैंग्वेज में हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं। अब हमें अभी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें याद होते जाएंगे।
पर एक बार आप देख लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम एक बात याद रखेंगे कि जो वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर रूल्स पढ़े थे कि वेरिएबल के नाम लिखने के लिए तो सब पहला करैक्टर अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। कोमा, ब्लैंक और कोई स्पेशल करैक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर अलाउड नहीं है। उसके बीच में नंबर आ सकते हैं, लास्ट में आ सकते हैं, पर फर्स्ट में नहीं आ सकते। ऐसे ये भी एक रूल है कि जो हमारे वेरिएबल है उसका नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम, हमारा पहला सी प्रोग्राम जो हमें स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो मैं इसे अभी कॉपी करता हूँ और फिर इसे VS कोड में जाके पेस्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपको शायद इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब हम इसे स्ट्रक्चर को वन बाय वन समझेंगे और देखेंगे कि सी प्रोग्राम को लिखने का मेन स्ट्रक्चर क्या है। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस फाइल को रन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इसे सेव करेंगे Ctrl+S दबा के। इसके बाद हम यहाँ नीचे पावर शेल में जाएंगे। ये जो हमारा टर्मिनल खुला हुआ है इसके अंदर जाके हम लिखेंगे GCC स्पेस 01 अंडरस्कोर, फाइल का नाम लिखना है तो फर्स्ट डॉट सी। आप चाहे तो 01 लिखकर टैब प्रेस कर सकते हैं तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ 01 देन मैंने टैब प्रेस किया, टैब, तो क्या हुआ, ये अपने आप ही ऑटो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखना है -O, जरूरी नहीं है पर ये हमें आसान हमारी जो फाइल exe फाइल बनेगी उसका नाम देने में हेल्पफुल होता है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये हमारी exe फाइल बना चुका है। अब मैं अगर इस फोल्डर को ओपन करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारी फाइल है जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हुए हमें .c एक्सटेंशन वाली फाइल का ही यूज़ करना है। आगे हम कुछ भी लिखें .c, ये ज़रूरी है। इसके बाद जब ये कंपाइलर को दी जाती है तो कंपाइलर कंपाइल करके हमें एक exe फाइल देता है जो बाद में रन होती है। तो ये हमारे पास exe फाइल है first.exe। तो अब मैंने क्यों लिखा, मीन्स अगर मैं इसे ओपन करूं gcc.first.first.exe, ये मैंने -O क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर सिर्फ gcc लिखूंगा फिर 01 देन टैब और फिर एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी जो फाइल बनेगी वो हमारा GCC कंपाइलर खुद बनाएगा a.exe नाम से। जो अगर first.exe हो तो थोड़ी लॉजिकल लग रही है, पर a.exe इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैंने -O करके आपको आउटपुट, -O मतलब होता है आउटपुट, तो -O करके आप ये फाइल का नाम कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है ./ और फिर फाइल का नाम first.exe फाइल का नाम, और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक printf नाम का कुछ है, इसके अंदर कोड में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रोग्राम का यही काम है कि इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। अब हम देखते हैं कि ये क्या है और कैसे वर्क कर रहा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल इंक्लूड stdioh। हेडर फाइल ये हमें हमेशा लिखनी है, हमेशा ये वाली इंक्लूड
stdioh ये फाइल हमें हमेशा लिखनी है। अब इसके बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन इंट मेन, ये भी हमें हमेशा लिखना है इंट मेन, और फिर रिटर्न 0 ये लास्ट में हमेशा लिखना है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें सबसे पहले इंक्लूड stdioh लिखना है, इसके बाद हमें इंट मेन, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस लगा के रिटर्न 0 और फिर ये मैं इसे लिख कर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा हैश स्पेस इंक्लूड देन दिस देन stdioh एंड देन अगेन दिस। इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन, देन हम लिखेंगे अब देन लगाएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। इसके बाद हमेशा इसे हम एंड करेंगे रिटर्न 0 से, और फिर ये जो कमांड है रिटर्न 0 के एंड में सेमी कोलन जरूर लगाना है। बीच में हम कमांड्स देते हैं, रिटर्न 0 हमेशा लगाना है क्योंकि यही बताता है कि हमारे जो फंक्शन है, हमारा जो कोड है वो फिनिश हो गया है। अब इसके बीच में हम अपना कोड लिखते हैं, हम अपने फंक्शंस अपने वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, अपना पूरा प्रोग्राम बनाते हैं इसी के अंदर। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सबसे पहले होता है हेडर इंक्लूड stdioh, आई होप अब इट्स क्लियर। तो हेडर stdioh, इसके बाद मेन के अंदर इंट मेन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करो, बीच में हम जो करना चाहें वो करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर प्रिंट करना है कुछ, ये सब करते हैं हम बीच में। उसके बाद लास्ट में लिखना जरूरी है रिटर्न 0। सो अब हम ये पढ़ते हैं ऑल सी प्रोग्राम हैज़ टू फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर, सारे सी प्रोग्राम्स को एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद मेन फंक्शन, एक सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के साथ स्टार्ट होता है। जैसा मैंने बताया था पहले हमें हेडर लिखना होता है, फिर मेन फंक्शन के साथ हर एक सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है और लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। पहले ये लिखिए तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, और फिर एंड में जब 0 आएगा रिटर्न 0 तो एक प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक बात हमें याद रखनी है कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो दें, हर एक लाइन में जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है पैरेंथेसिस के अंदर, वो सेमी कोलन से एंड होगी। सेमी कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। सो यही रूल्स हैं। देयर आर सम रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सी प्रोग्राम्स। ईच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, मतलब कि जो हमारे हर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। इसके बाद हर एक इंस्ट्रक्शन सेमी कोलन से टर्मिनेट होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस हैं वो केस सेंसिटिव है, मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा है आपने रिटर्न 0, आप तो रिटर्न को स्मॉल ऐसे का ऐसा ही लिखना होगा। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने कैपिटल आर लिख दिया, कैपिटल RETURN ऐसे लिखा तो फिर आपको एरर मिलेगा, मीन्स आपका जो प्रोग्राम है वो एरर थ्रो करेगा। तो पर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन सेम मैनर सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटर्न, कि जो हमारा प्रोग्राम है जिस मैनर में लिखा है, मतलब कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो जिस तरीके से लिखा है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब मैं वापस इस प्रोग्राम पे जाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, इसके बाद मैंने लिखा इंट मेन, इसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करना है। तो आपको अभी ये चीज़ याद कर लो कि कुछ भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिखो प्रिंट एफ देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे अपना जो भी हम लिखना चाहें, सेमी को डबल कोट लगा के हम इसके अंदर जो भी लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड।
और डबल कोट ही लगाना है, सिंगल कोट लगाएंगे तो फिर भी हमें एरर मिलेगा। एंड देन सेमीकोलन। फिर हम इसे सेव करेंगे Ctrl+S दबा के और फिर हम इसे रन करेंगे। अब बार बार ये जीसीसी लिखना, फिर इसको gcc.first.c ये सब लिखना थोड़ा लेंथी है, तो इसके लिए हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जिससे हम सिर्फ एक बटन क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाएंगे, एक्सटेंशंस पे जाके हम लिखेंगे यहाँ कोड रनर। कोड रनर पे जाएंगे। अब मेरे में ये पहले से इंस्टॉल्ड है, आपके में यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, इस बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आपकी exe फाइल बनाएगा और उसको रन भी कर देगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले exe फाइल बनी हुई थी तो इसने न्यू फाइल बनाई नहीं, ने बनाई है 01 first.exe। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास first.exe अलग थी, इसने 01 हमारी जो फाइल का नाम था सेम टू सेम लिया और फिर .exe विच इज़ बेटर। तो मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ और आप चाहें तो exe फाइल डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आप इसे बार बार कंपाइल करके बना सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट है तो first.c वाली फाइल। इसके बाद मैं VS कोड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे printf हेलो वर्ल्ड डबल कोट के अंदर और फिर यहाँ पे मैंने लगाया ये सेमीकोलन और फिर हमारे प्रोग्राम को सेव किया और फिर रन किया तो मिला हमें हेलो वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। ये कमेंट्स क्या होते हैं? सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, अब मैं चाहूं तो यहाँ पे चाहता हूं कि मैं इस यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि नोट्स के तौर पे मैं यहाँ लिखना चाहूँगा दिस इज़ अ मेन फंक्शन। अब मैंने ऐसे लिखा, इसे सेव किया, पर अगर मैं अब ऐसे लिख के इसे सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो देखो हमारे पास एक एरर आ गया, हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। हम सोचते हैं काश ऐसा हो कि कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर दे, जो हमने लिखा है इसको इग्नोर कर दे। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट। कमेंट करना, एक कोड में कमेंट डालना, नोट्स के तौर पे यूज़ करना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो लिखा है उसके आगे 2 बार / डाल देना है। 2 टाइम्स / जब हम डाल देंगे तो यहाँ पे ये कमेंट बन जाएगी, कमेंट बन जाएगी। अब ये कंपाइलर इग्नोर करेगा। सॉरी, सेव करना भूल गया था। फिर से हम इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे दिस इज मेन फंक्शन, ये कमेंट है। सो दिस इज कमेंट, दिस इज कमेंट। तो हमारी कमेंट है। इसके बाद ये हमारा है प्रिंट फंक्शन, दिस इज प्रिंट फंक्शन। जो हमारी जिसके अंदर सिंगल कोट में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये रिटर्न 0 जो हमें बताता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया है और यहाँ से फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब जो मैंने बताया, कमेंट्स आर यूज्ड टू क्लैरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम इन प्लेन लैंग्वेज। मतलब अपनी प्लेन लैंग्वेज में जो हम लिखना चाहते हैं, जो हम नोट्स के तौर पे लिखना चाहते हैं, वही है कमेंट। कमेंट 2 टाइप की होती हैं सी लैंग्वेज में, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। आप ज़्यादातर टाइम सिंगल लाइन कमेंट का ही यूज़ करेंगे, पर मल्टी लाइन कमेंट भी पता होना चाहिए। मल्टी लाइन कमेंट के लिए /* और फिर जितनी लाइंस लिखनी है उतने लिखेंगे, देन // इसके बाद हमारा जो वो पूरा कोड है वो कमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इस पूरे कोड को कमेंट करना है तो यहाँ पे मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे मैं फिर // देन स्टार,
देन यहाँ पे लास्ट में जाके /**, तो हमारा पूरा का पूरा कोड अब कमेंट हो गया है। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके जगह ये कर सकते हैं कि हम Ctrl+A यूज़ करें और फिर Ctrl+/ का Ctrl+/ प्रेस करें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पूरा कोड है वो एक बार में कमेंट आउट हो जाएगा। Ctrl+/ दबा के हम इसे अनकमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अब कमेंट्स की। कमेंट इज अ C program are not executed and are ignored by the compiler. So that's all कमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन के बारे में कि क्या हो रहा है कि हमने एक फाइल बना ली sample.c, मीन्स कोई भी एक फाइल बना ली sample.c नाम से। जैसे यहाँ पे हमने बनाई थी 01 first.c, जिसके अंदर हमने कोई कोड लिखा। अब वो कोड गया कंपाइलर के पास। अब वो कंपाइलर के पास जब कोड जाता है तो अगर उसमें एरर होते हैं, उसका सिंटैक्स जिस तरीके से उसे लिखना चाहिए, सी लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स जो डिफाइन है उस तरीके से नहीं लिखा है, तो वो लिस्ट एक एरर थ्रो करेगा और फिर हमें वापस दे देगा। अगर वो एरर नहीं देता है तो कंपाइल होके हमें एक फाइल मिलती है ऑब्जेक्ट कोड फाइल। ऑब्जेक्ट कोड फाइल फिर लिंकर के पास जाती है, लिंकर से फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है sample.txt और फिर वो CPU रन करके स्क्रीन पे दिखाता है। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। सिंपल सी बात है कि sample.c फाइल कंपाइलर द्वारा कंपाइल होके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जिसको फिर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट शो करता है। अब हमें कंपाइल करने की ज़रूरत क्या है? तो a compiler is a computer program which convert a C program into machine language. एक कंपाइलर एक C प्रोग्राम है जो हमारे C प्रोग्राम को एक मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, जो हमारा कंप्यूटर है वो तो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज में ही समझता है ना, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो इसके लिए हम C प्रोग्राम को मीन्स कंपाइलर का यूज़ करते हैं, so that it can be easily understood by computer. A C program is written in plain text. जो C program है वो हमारा कुछ लेटर, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स इनको मिला के कुछ लिखा होता है, प्लेन टेक्स्ट में लिखा होता है, जो हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और फिर कंपाइलर कुछ बेसिक चेक्स परफॉर्म करता है और उसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बाद में फर्दर रन करके हमारा CPU स्क्रीन पे शो करता है। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो फंक्शंस हमारा एक पर्टिकुलर कोड ही होता है, एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है जो हमारे लिए कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा प्रिंट एफ था, जिसके अंदर हम जो भी लिखते थे वो प्रिंट हो जाता था, है ना। तो फिर इसके लिए ही हम लाइब्रेरी फंक्शंस की और भी कई सारे होते हैं। जैसे हमारा स्कैन एफ हो गया, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन। So C language has a lot of valuable library functions which is used to carry out certain tasks. Function एक हमारा कोड होता है जो हमारे लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो अब जैसे प्रिंट एफ, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा इंट लिखना जरूरी है अगर हम किसी नंबर को स्टोर करा रहे हैं। इंट a इज इक्वल टू में 5 और फिर सेमीकोलन। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो 5 है
वो ए के अंदर स्टोर हो गया, ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो यहाँ पे ए ना लिख के हम लिखेंगे नम, क्योंकि हमें अपने वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखना है। तो यहाँ पे इंट। अब यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड हटा के यहाँ पे मुझे नंबर प्रिंट करना है वेरिएबल का यूज़ करके। तो ये कैसे करूँ? अगर मैं यहाँ लिखूँ द नंबर इज नम, तो ये इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, पर जब मैं इसे रन करूँगा तब देखिए यहाँ लिखा आ रहा है द नंबर इज नम, द नंबर इज नम, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा नंबर प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हम परसेंटेज डी का यूज़ करते हैं। अब परसेंटेज डी इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, परसेंटेज एफ रियल नंबर्स के लिए यूज़ होता है, रियल वैल्यूज़, और परसेंटेज सी करेक्टर्स के लिए यूज़ होता है। ये याद रखना है कि अगर अगर मुझे यहाँ पे नम प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ना परसेंटेज डी लिख दूंगा, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगा के डबल कोट के बाद लिख देंगे नम, वेरिएबल का नाम। फिर से सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया द नंबर इज 5। तो इस तरीके से हम किसी वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर। तो इंट वेरिएबल होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू 3, जो सिर्फ हमारे लिए एक नंबर को ही स्टोर करेगा। फिर होता है हमारा रियल वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हम फ्लोट, फ्लोट लिखेंगे फिर ए इज इक्वल टू 7.7, तब ये हमारे लिए रियल वैल्यूज़ को ही स्टोर करेगा। और फिर करेक्टर वैल्यूज़ कैर, कैर के अंदर ए इज इक्वल टू बी, ये हमारे लिए कैरेक्टर वैल्यूज़ ही, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर्स को ही स्टोर करेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ लिखा इंट और फिर लिख दिया ए इज इक्वल टू 7.7, ये गलत हो जाएगा। अब ऐसे कैरेक्टर के लिए भी आप इंट ए इज इक्वल टू में बी सिंगल कोट के अंदर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंट 4 बाइट का होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, जो स्पेस एलोकेट होता है इनको वो अलग अलग होता है, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। ओके, तो अब हमने यहाँ तक समझ चुके हैं। अब एक लास्ट चीज़ बची है, रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, कि हम अभी तो यहाँ पे हमने एक नंबर 5 अपने आप से ही डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें, यूज़र से इनपुट लें। वेट अ सेकेंड, पहले मैं इस कमेंट को सही से डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे दिस इज़ वेरिएबल। एक हमारे प्रोग्राम में कमेंट ऐड करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे एक काफ़ी, और फिर इसे सिलेक्ट करके पूरी लाइन नहीं, सिर्फ इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इससे हमारा कोड सेंसिबल बनता है। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल देता हूँ, तो ये हो गया। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। टेंशन नॉट, ये पूरा का पूरा फोल्डर मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मैं दूसरी फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, 0 to देन इनपुट यूज़र इनपुट डॉट सी, फाइल का नाम लिख रहा हूँ। मैं फाइल के नाम भी मीनिंगफुल बना रहा हूँ ताकि आप जब बाद में रिवीजन करें नोट्स के साथ और इनके साथ तो आपको कोई परेशानी ना आए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अगेन जो मेन बॉडी है वो लिखेंगे, इंक्लूड stdioh। और विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें सजेशन देता रहता है और ऑटो कंप्लीट भी करता है हमारे कोड को। अब यहाँ लिखेंगे हम इंट मेन, देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस,
देन इसके अंदर हम लिखेंगे अब अपने कोड को। अब जैसे मैंने लिखा था इंट a इज इक्वल टू में 5, इसके बाद मैंने इसे प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ परसेंटेज t is the value of number is परसेंटेज t और फिर कोमा फिर हम लिखेंगे a, देन यहाँ पे सेमी कोलन जरूर लगाएंगे, देन लास्ट में लिखेंगे हम रिटर्न 0। इट्स रियली इम्पोर्टेंट, वरना हमारे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन, ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। फिर हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे। तो अब रन करने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया द नंबर इज़ 5। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। क्लियर लिख के हम इसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगेन मैं इसे रन करता हूँ, तब देखिए यहाँ लिखा आ गया द नंबर इज़ 5। अब कैसा हो कि हमें ये यूज़र से करवाना पड़े कि कोई पर्सन हमारा प्रोग्राम चला रहा है तो हमने उससे इनपुट लेना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो अब हम वो देखते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ में परसेंटेज डी कि हम कौन सा इंटीजर, मतलब इंटीजर करवा रहे हैं, रियल वैल्यू करवा रहे हैं, करेक्ट करा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लगाएंगे ये परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं कि ये हमें बता रहे हैं कि हमारे जो इनपुट है उसका फॉर्मेट क्या है, वो इंटीजर है, वो रियल है, वो करेक्टर है, वो क्या है। इसके बाद लिखते हैं परसेंटेज जो बता, जिसका मतलब होता है, सॉरी परसेंटेज नहीं, इसे हम कहते हैं एम%। इसका मतलब है एड्रेस ऑफ, ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और आई, M%i। तो हम M%i लिखेंगे यहाँ पे। आई होता है वेरिएबल, कि ये कह रहा है कि आई के जो वैल्यू है, आई के एड्रेस पे उसे स्टोर करा दो। जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट करी है उसे आई के एड्रेस पे स्टोर करा दो। आई थिंक अभी आपको यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं इंट ए। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए नाम से, इंट ए। अब आप नेक्स्ट लाइन में भी यहाँ कर सकते हैं ए इज इक्वल टू में 5, पर हमें यूज़र से नंबर लेना है, तो मैंने किया ए। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एंटर योर नंबर, सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर हमने लिखा तो पहले शो होगा। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे स्कैन एफ, देन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सिंगल कोट, डबल कोट। अब हमने यहाँ इन डिसाइन किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, और फिर यहाँ साफ लिखेंगे M%, राइट। सो ये होगा, ये जरूरी है लगाना। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारे एरर मिलेगा, हमारा प्रोग्राम मिसबिहेव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लगाना जरूरी है। ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, कि ए के एड्रेस पे जो इंट ए हमने डिफाइन किया वेरिएबल, उसका कोई एड्रेस होगा मेमोरी में, तो उसके एड्रेस पे इस वैल्यू को स्टोर कर दो, ए पे स्टोर कर दो इसे। तो हम ये कह रहे हैं कंपाइलर को। तो कंपाइलर, अब हम इसे सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है एंटर योर नंबर, तो यहाँ पे मैं नंबर एंटर करता हूँ अपना 7, और फिर एंटर। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया कुछ, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ द नंबर इज
परसेंटेज डी और फिर कॉमा ए और फिर सेमीकोलन। फिर से हम सेव करते हैं कंट्रोल एस दबा के, फिर इस प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं। सो यहाँ पे एंटर योर नंबर, मैंने यहाँ लिखा 3, सो द नंबर इज 3, प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस लेक्चर के मीन्स इस चैप्टर के हमने अपने सारे कंसेप्ट स्टडी कर लिए हैं अच्छे से, पर हमने अब तक कोई भी प्रोग्राम नहीं बना के देखा है सही से। तो अब हम अपने प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये मैंने क्विक क्विज डाले हैं जिसके अंदर पहले में हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स को। और यहाँ पे मैंने पहले में दो नंबर दिए हुए हैं 3 और 5। तो देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये फाइल मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ 03 क्विक क्विज वन डॉट सी। क्विक क्विज वन। अब यहाँ पे हम अगेन वही लिखेंगे। सबसे पहले तो includes stdioh, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मेन, इंट मेन, इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे, अब हम दो वेरिएबल असाइन करेंगे। हमारे पास दो नंबर हैं तो फिर इंट num1 और आप कोमा लगा के num2 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब हमारे दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं। अब हमें num1 के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कराना है। तो num1 इज इक्वल टू में 2, आई थिंक 2 ही था, 3, num1 इज इक्वल टू में 3 और num2 इज इक्वल टू में 5। तो हमने यहाँ पे अब नंबर स्टोर करा दिए। अब क्या करेंगे, हम इन्हें प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए मैं एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ इंट सम। अब सम के अंदर हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू में num1 प्लस num2। सम इज इक्वल टू में num1 प्लस num2, ये हम स्टोर कर लेंगे। अब सम के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब बस हमें इसे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एफ द सम इज परसेंटेज डी सम। अब पहले हम क्या करते हैं, द सम इज परसेंटेज डी सम। तो ये हमारा हो चुका है। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ देखिए आ चुका है द सम इज 8, मीन्स हमारा प्रोग्राम सही है। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। मैं ऊपर यहाँ पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम, और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम लाइन है, इसी सेम लाइन को हम कॉपी करते हैं नीचे। तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की। शॉर्टकट देखने हैं तो आप यहाँ पे ये मैनेज कॉर्नर में वो आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाना। तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे, जो भी शॉर्टकट हैं इसके वो सारे मिल जाएंगे। तो कॉपी लाइन एक्सेट्रा। सो जैसे Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की, यहाँ पे शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। इससे आप एक लाइन को नीचे कॉपी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख रहा हूँ और इस लाइन को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ सेम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ SUB और यहाँ पे भी SUB। इसे सेव करता हूँ और हाँ लास्ट में हमें रिटर्न 0 जरूर से लिखना है। आई थिंक मैं प्रीवियस बार लगाना भूल गया था, उसके बाद भी रन हो गया, पर ये जरूरी है। इसे फिर मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S से सेव है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट है वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ इन सम कोमा सब्ट्रैक्ट, डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये डिक्लेयर हो चुका है। अब इसे हम रन करते हैं, सेव किया एंड रन। तो आप देख सकते हैं द सम इज 8 एंड द सब्ट्रैक्ट इज -2। अब यहाँ पे एक के बाद एक प्रिंट हो रहे हैं, ये ऐसे लाइन में प्रिंट नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर बैकस्लैश एन दोनों जगह। इससे क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। अभी हमें ज़्यादा जानना नहीं है बैकस्लैश एन क्या होता है। बैकस्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है जो नेक्स्ट लाइन में जो एंटर का काम करता है। हम ये मान सकते हैं कि ये एंटर का काम करता है। तो अभी आप बस यहाँ पे ये बैकस्लैश एन लिखेंगे तो ये इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में पुश कर देगा। ऐसे ही हम सिमिलरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई के लिए हम क्रॉस लगाएं? नहीं, मल्टीप्लाई के लिए हम करेंगे स्टार स्टार num1 num2 एंड देन दिस। अब मल्टीप्लाई भी डिफाइंड है तो मल्टीप्लाई को डिफाइन करेंगे। जो भी आप वेरिएबल का यूज़ करें उसका डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब इससे अगेन इसको करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और फिर से सेव करते हैं। सॉरी यहाँ नम लिख दिया मैंने, इसे सेव किया मैंने। इसके बाद अब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारे प्रोग्राम में तो यहाँ प्रॉब्लम्स वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर सारी प्रॉब्लम शो हो जाती है। इसके बाद मैंने इसे सेव किया और रन किया तो यहाँ देख सकते हैं द सम इज 8, द सब्ट्रैक्शन इज -2 एंड द मल्टीप्लिकेशन इज 15। सो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम लिख लिया। सो ये हमारा क्विज 1 था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और एक बार आप इसे खुद ट्राई करके देखें तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्विज 2 पर। यहाँ पे पहले मैं कमेंट्स डाल देता हूँ ताकि और अच्छे से जब आप ये प्रोग्राम देखें तो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो। यहाँ पे लिखेंगे सम इज, तो ये सम ऑफ 3 and 5। सिमिलरली यहाँ पे भी सम ऑफ दिस एंड दिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस ऑफ 3 and 5। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 and 5। नेक्स्ट चैप्टर में हम इन ऑपरेटर्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, इसे मैं सेव कर देता हूँ। दैट्स ऑल। अब मैं क्विज 2 के लिए, जो हमारा क्विज 2 है, क्विज 2 कह रहा है कि इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करो फर्स्ट और सेकंड नंबर यूज़र से लेके। तो सबसे पहले मैं वापस यहीं जाऊँगा, यहाँ जाकर मैं अगेन फाइल बनाऊँगा 04 क्विक क्विज 2.c।
यहाँ पे ये फाइल बन गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थर्ड वाला जो मैंने क्विज बनाया था इसी को कॉपी करूँगा, क्योंकि ये और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे हमें यूज़र से लेना है तो ये मैं हटा देता हूँ। अब हमने यही नंबर्स यूज़र से लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर नंबर 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे ये कॉलन एंड देन स्कैन एफ और परसेंटेज नंबर। यहाँ पे फिर दोनों जगह सेमी कॉलन जरूर से लगाना है, भूलना नहीं है। इसके बाद एंटर। इसके बाद हमें इसी लाइन को, अब नंबर 2 को भी तो लेना है, तो इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ नीचे, ऐसे करता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद एंटर नम 2, यहाँ पे भी नम 2। तो अब क्या होगा, नंबर 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे ये हो रहा है कि प्रिंट, सबसे पहले हमने नंबर 1 लिया और फिर उसे नंबर 1 के एड्रेस पे, नंबर 1 के एड्रेस पे स्टोर करा दिया। फिर हमने प्रिंट नंबर 2 लिया और फिर उसे नंबर 2 के एड्रेस पे स्टोर करा दिया। ये प्रिंट करेगा और ये लेगा। अब देखो हमने सेव किया और मैं इसे रन करता हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो Ctrl+C से मैं पहले इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट कर दिया और पहले मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, क्लियर से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वापस इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो हमें से नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर 1 मैंने दे दिया 5, एंटर नंबर 2 मैंने दे दिया 7। तो द सम इज दिस, subtraction is this and multiplication is this। सो ये प्रोग्राम ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। सो ये सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। सो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस को, इसके प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।